दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज के हमारे यूट्यूब क्लास में आपके लिए यूपी टेट का तीसरा क्लास पारिस्थितिकी से रिलेटेड क्वेश्चंस के साथ में लेकर के आए हैं। तो अभी जो हमारा टॉपिक जो है पिछले 2 दिन से लगातार सेम ही चल रहा है, इकोलॉजी। इसीलिए आपके लिए इन क्लासों में सेम क्वेश्चन लगते होंगे। तो आज के जो बचे हुए 20-22 क्वेश्चन हैं इनके लिए आज हम ख़त्म करेंगे और कल से क्या होगा, हमारा अगला टॉपिक हमारा प्रदेश चालू करेंगे। तो आइए हम बगैर देर करते हुए इनके लिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है कि वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये और यूपी टेट 2023 2022 में आया हुआ है। आप देख रहे होंगे ये 23 तारीख के लिए री एग्ज़ाम जब हुआ था तो उसमें ये आया हुआ क्वेश्चन है कि वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास होता है। तो आइए हम क्रम से पहले इनके लिए लिखते हैं। पहला जो होता है वो होता है क्षोभ मंडल। दूसरा जो होता है वो होता है समताप मंडल। तीसरा होता है मध्य मंडल। और चौथा और लास्ट होता है आयन मंडल। अब देखो कौन सा पहले सबसे पहले आ रहा है। पृथ्वी के सबसे पास क्या होगा? क्षोभ मंडल होगा। तो क्षोभ मंडल क्या है? विकल्प आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पर्यावरण के किस वैचारिक क्षेत्र में पदार्थ के लिए न्यूनतम भंडारण क्षमता है? जल मंडल, इसमें क्या होता है कि काफ़ी भंडारण क्षमता होती है। स्थल मंडल में भी काफ़ी होती है। जीव मंडल यानी कि ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। तो सबसे कम किस में होगी? वायुमंडल। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा? ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाने वाली ओजोन की मोटाई नापी जाती है। सेंटीमीटर में मापी जाती है? नहीं। डेसिबल में ध्वनि मापी जाती है? ठीक है। सेंटीमीटर में किसी चीज़ की हम मोटाई नाप लेते हैं, या हम कह सकते हैं दूरी का मापक है ये। एटीयू ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? डॉप्सन यूनिट। ठीक है। यदि इसकी मोटाई 200 डॉप्सन से कम हो जाती है तो ये माना जाता है कि ओजोन छिद्र की संज्ञा इसके लिए दी जाती है। आपका ऑप्शन बी सही है जो तीसरे नंबर पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ओजोन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये जानवरों व पादपों के श्वसन के लिए अनिवार्य है? बिल्कुल गलत। ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषण करती है? सही है। वायु में इसका प्रतिशत 3% है? ये भी गलत। इसका उपयोग जल को रोगाणु रहित बनाने में किया जाता है? तो ये भी क्या है? गलत है। तो कौन सा सही है? केवल नहीं, ये सही नहीं है, बी सही है। तो आपका सी विकल्प यहाँ पे सही जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, ओजोन स्तर पाया जाता है थर्मोस्फियर में, ट्रोपोस्फियर में, स्ट्रेटोस्फियर में या मीजोस्फियर में? तो ये किस में पाया जाता है? थर्मोस्फियर में पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए सही होगा, सी गलत होगा, बी गलत होगा, डी गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? बैरोमीटर, सीस्मोग्राफ, थर्मामीटर, हाइग्रोमीटर। तो बैरोमीटर से हम जानते हैं कि हम क्या करते हैं? दाब का मापन करते हैं। सीस्मोग्राफ से हम किसका मापन करते हैं? भूकंप का मापन करते हैं। थर्मामीटर से हम क्या करते हैं? तापमान का मापन करते हैं।
और हाइग्रोमीटर से हम क्या करते हैं, आर्द्रता नापते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 है, वायुमंडल में 99% भाग पर कौन सी दो गैसें पाई जाती हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन जो पाई जाती है 78% पाई जाती है, और ऑक्सीजन जो कितनी पाई जाती है 21% पाई जाती है। ठीक है, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 99% हो जाएगा। ठीक है, तो देखें, ये गलत होगा आपका, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन ये सही होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, प्राकृतिक सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। वनों की कटाई, निर्माण कार्य, शिकार, ये सभी। तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा, डी सही होगा। ये तीनों विकल्प गलत हैं, डी सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं सभी जीव, जलवायवीय कारक, भू आकृतिक कारक, ए सभी। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी सही होगा, क्योंकि जीव भी पाए जाते हैं, जलवायु भी पाई जाती है, और भू आकृतिक भी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9, 10% का नियम दिया था, ये किसने दिया था, लिंडेमैन ने दिया था। ये पहले भी 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, लिंडेमैन ने। इन्होंने क्या बताया था, जैसे हम ये बनाते हैं पिरामिड, ये क्या है, यहाँ हमने लिख लिया हरे पौधे, यहाँ कौन से हैं शाकाहारी जीव, यहाँ कौन से हैं मांसाहारी, और यहाँ पर क्या होते हैं सर्वोत्तम वाले, सर्वोत्तम उपभोक्ता। तो एक स्तर से दूसरे स्तर पर केवल 10% एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। ये किसने बताया था, लिंडमैन ने बताया था। तो आपका विकल्प कौन सा सही होगा, ए सही होगा। अगला है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है, 25% नहीं होता, 50% नहीं होता, 30% नहीं होता। विकल्प आपका डी सही है। कितना होता है, 10% होता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है, ये हमें देखना है, नेगेटिव ढूंढना। मानव है, जलमंडल पाया जाता है, वायुमंडल पाया जाता है, सौर मंडल इसका घटक नहीं है। तो आपका विकल्प क्या होगा, डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, पर्यावरणीय असंतुलन का कारण है पर्यावरणीय चेतना का अभाव। बिल्कुल सही है। जब हम लोगों में पर्यावरण के प्रति चेतना नहीं होगी तो क्या होगा, पर्यावरण का असंतुलन होगा। अगला है भौतिकवादी सोच। हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्यावरण के लिए नष्ट करने का काम करते हैं। जैसे हम लोग अपने खेतों में क्या करते हैं, कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, तो उससे क्या होता है, पर्यावरण के लिए नुकसान पहुंचता है। जल का दोहन करते हैं तो उससे क्या होता है, पर्यावरण का नुकसान पहुंचता है। बहुत ज़्यादा वाहनों का इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या होता है, पर्यावरण का नुकसान होता है। तो भौतिकवादी सोच भी क्या है, इसका प्रमुख कारक है, और भोगवादी सोच भी इसका क्या है, कारक है। तो आपका विकल्प क्या होगा, डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, जैविक पर्यावरण में शामिल हैं उत्पादक होते हैं, अपघटक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं। तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा, डी सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, ऊर्जा संबंध के निम्नलिखित आरेख को ध्यानपूर्वक देखें। ये भी देखो हरियाणा टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये हम समझेंगे कि ऊर्जा की बात की गई है, तो ऊर्जा कैसे चलती है। सबसे पहले क्या होता है, सूर्य। इसके बाद क्या होते हैं, उत्पादक। उसके बाद क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। उसके बाद क्या होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता।
इसके बाद क्या होते हैं, सर्वोत्तम उपभोक्ता। ठीक है, अब यहाँ देखें, पहले नंबर पर बकरी, क्या बकरी ऊर्जा दे सकती है? नहीं दे सकती, तो पहला ऑप्शन गलत। 2 पर सूरज, क्या सूरज उत्पादक हो सकता है? तो ये भी क्या है, गलत है। तीसरे नंबर पर, यहाँ पर नंबर 1 सूर्य, नंबर 2 पर क्या होंगे, पौधे हो जाएंगे। नंबर 3 पर यानी कि यहाँ शाकाहारी क्या होती, बकरी, तो ये हो सकता है। नंबर 4 पर क्या हो सकता है, मनुष्य हो सकता है, तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। अब इसे भी देख लो, नंबर 1 पर सूरज, ये सही है। नंबर 2 पर पौधा, ये भी सही है। नंबर 3 पर क्या शेर शाकाहारी होता है? नहीं होता, तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा, गलत होगा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी खाद्य श्रृंखला घासीय मैदान की नहीं है? यानी कि कीट, सांप, मेंढक घास के मैदान की है। खरगोश, लोमड़ी, शेर ये घास के मैदान की है। पिलवक, पिलवक कहाँ पाए जाते हैं? ये तो जल में पाए जाते हैं। ठीक है। व्हेल कहाँ पाई जाती है? जल में पाई जाती है। मछली कहाँ पाई जाती है? जल में पाई जाती है। तो ये क्या है, ये जल की है, तो ये ही गलत है। चूहा, सांप, गिद्ध ये भी क्या है, घास का है। तो आपका ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन 16, अत्यधिक चारण का परिणाम है, यानी कि पशुओं के चरने से क्या नुकसान होता है? क्या मृदा प्रदूषण होता है उनसे? नहीं होता, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ताप प्रदूषण होता है? ये भी गलत हो गया। जलवायु परिवर्तन होता है पशुओं के चरने से? नहीं। तो क्या होता है, मृदा अपरदन होता है, यानी कि जो पशु चरते हैं तो उनके खुरों से क्या होता है, जो जमीन की जो ऊपरी परत है वो क्या होती है, टूटने लगती है, और वह वायु के साथ, जल के साथ बह करके दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। इसके लिए मृदा अपरदन कहते हैं। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक होते हैं? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, डी विकल्प बिल्कुल सही होगा। ये कैसे होगा, जो उत्पादक होते हैं यानी कि पौधे होते हैं, ये क्या करते हैं, जब मरते हैं तो कहाँ मिलते हैं, मृदा में मिल जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। तो उससे क्या होता है, मृदा उपजाऊ बन जाती है। अपघटक क्या करते हैं, जो जीव होते हैं उनके शरीर को तोड़ते हैं। जब तोड़ते हैं तो वो क्या होते हैं, वो भी मृदा में मिलते हैं, तो उससे भी क्या होता है, भूमि उपजाई बनती है। जो उपभोक्ता होते हैं वो भी सेम वर्क करते हैं। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, डी विकल्प बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। 18 है कि वनों की कटाई के प्रमुख परिणाम हैं, क्या हैं? वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास का विनाश, सही है। जल चक्रण पर प्रभाव, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब वन कम हो जाएंगे तो क्या होगा, बरसात भी कम होगी। मृदा अपरदन, यानी कि जब वन खत्म हो जाते हैं, यानी कि पौधों की संख्या कम हो जाती है, तो मृदा अपरदन बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि पौधे की जो जड़ें होती हैं वो मृदा के लिए जकड़े रखती हैं। उनके विनाश से क्या होता है, मृदा अपरदन की क्रिया क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इसके तीनों कथन क्या हैं, सही हैं। तो केवल पहला गलत, केवल तीसरा गलत, पहला दूसरा गलत, डी विकल्प आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 19, नदी मुहानों का लक्षण है। नदी मुहाने क्या होते हैं, जैसे मान लो ये क्या है, समुद्र है, ठीक है, कोई नदी आई, ये जो क्षेत्र कहलाता है ये क्या कहलाता है, मुहाना कहलाता है। तो नदियों में कैसा जल पाया जाता है, फ्रेश वाटर पाया जाता है, ताज़ा जल पाया जाता है। और यहाँ कैसा होता है, मैराइन वाटर होता है, या इसे हम खारा जल भी कह सकते हैं, खारा जल कहते हैं। तो यहाँ पर दोनों प्रकार का जल पाया जाता है, तो ये भी सही है। समृद्ध जैव विविधता, यहाँ पर क्या होता है, जीव
बहुत समृद्ध हो रहते हैं, यानी काफ़ी मात्रा में जीव पाए जाते हैं, तो ये भी सही है। अधिक उत्पादकता, इन क्षेत्रों में क्या होता है, बरसात ज़्यादा होती है समुद्र के किनारे, क्योंकि समुद्र का पानी क्या होता है, बाष्प बन के उड़ता है, फिर वो क्या होता है, बारिश होकर के नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी वनस्पतियाँ होती हैं, जिसके कारण क्या होता है, अधिक उत्पादकता तैयार होती है। तो आपका विकल्प कौन सा सही होगा, डी सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 20, जल चक्र को नियंत्रित करता है, कौन नियंत्रित करता है, घास स्थल करता है, वन करते हैं, प्लवक करते हैं, या उपररोही, या सभी करते हैं। प्लवक तो जल में पाए जाते हैं, तो ये जल चक्र को कैसे करेंगे, ये नहीं करेंगे। घास स्थल भी नहीं करता है, और ये भी गलत है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, वन। वन क्या करते हैं, जो वृक्ष होते हैं उनकी पत्तियों के द्वारा ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस होती है, जिसके कारण जल लगातार क्या होता है, बाष्प के रूप में उड़ता रहता है, और वही जल फिर वर्षा के रूप में नीचे आ जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो वन होते हैं वो जल चक्र का क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। ट्वेंटी वन क्वेश्चन, पेड़ों की कटाई घटाती है, यानी कि पेड़ों की कटाई से क्या घटता है, वर्षा क्या होगी, कम होगी, ठीक है। मृदा अपरदन क्या होगा, बढ़ेगा। भूस्खलन क्या होगा, बढ़ेगा। ये सभी गलत है, तो ये नहीं हो सकते, तो ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन कौन सा, वन सही होगा। मृदों की कटाई क्या घटाती है, वर्षा कम करती है। लास्ट क्वेश्चन है ये क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद अब क्या है कि कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है, कागज। ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये पर्यावरण के लिए क्या है, लाभदायक है। धातुएं ये भी क्या है, लाभदायक हैं। कैसे लाभदायक हैं, आपने देखा होगा पौधों के लिए कुछ धातुओं की ज़रूरत होती है, जैसे कॉपर है, आयरन है, जिंक है, सल्फर है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है। ये क्या है, पौधों के लिए आवश्यक धातुएं हैं, ठीक है। तो ये पर्यावरण के लिए कैसी होंगी, ये भी फायदेमंद होंगी, ये भी फायदेमंद है। कपड़ा, कपड़ा किससे बनता है, कपास से बनता है, तो क्या ये नुकसानदायक है, नहीं है। प्लास्टिक नुकसानदायक है, प्लास्टिक नुकसानदायक है, तो आपका विकल्प डी सही होगा। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे आपके, और आपका जो पहला टॉपिक था वो बिल्कुल कंप्लीट हुआ। इसके बाद में क्या होगा, अगला टॉपिक चालू होगा इसी में, हमारा प्रदेश। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अब आपके लिए अगले क्लास में देखने के लिए मिलेंगे। ये भी क्वेश्चन क्या होंगे, सारे किसी ना किसी टेट एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन होंगे, तो बिल्कुल जाइएगा नहीं, लगातार जुड़े रहिएगा। और हमारे वीडियोस जो आप तक आते हैं, सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हों, तो आप इनकी उपयोगिता समझते होंगे। और आपने देखा होगा कि एक एक क्वेश्चन कई कई बार आया है, तो ऐसा नहीं है कि पहले आया है तो अब नहीं आ सकता है। तो यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो आप लगातार हमारे वीडियो को अच्छी तरीके से देखते हैं, तो निश्चित ही आप यूपी टेट की परीक्षा में पर्यावरण की कक्षा में फुल मार्क लेकर के आएंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। आप हमसे जुड़े रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, राधे राधे।